माँ देखो ना, मेरी फ्रॉक कितनी जगह से फट गई है और इसका रंग भी फीका पड़ गया है। क्या आप इस बार मुझे एक सुंदर सी नई लाल फ्रॉक दिलवाओगी जो बाजार में बड़ी दुकानों पर टंगी थी? मेरा मन बहुत है उसे पहनने का। मेरी प्यारी सुमन, मैं जानती हूँ तुझे नए कपड़े बहुत पसंद है। तू काफी समय से सब्र भी कर रही है, लेकिन अभी हमारे पास केवल उतने ही पैसे हैं जितने में घर का राशन आ सके। जैसे ही तेरे पिताजी को अगले महीने तनख्वाह मिलेगी, मैं सबसे पहले तुझे वही फ्रॉक दिलवाऊंगी। तभी रेखा अपनी बेटी राधा को साथ लेकर आती है। अरे रमा, जरा बाहर तो आना। तुझे पता है ना, आज हमें बाजार से घर के जरूरी सामान लाने हैं। हाँ रेखा, बस मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ। मुझे भी रसोई के कुछ मसाले और तेल लेना था। और हाँ सुमन और राधा, तुम दोनों ध्यान से सुनो। जब तक हम बाजार से वापस न आ जाएं, तुम दोनों घर के बाहर मत जाना। बिल्कुल सही कहा। राधा, अपनी सहेली सुमन के साथ यहीं आंगन में खेलना और ज्यादा शरारत मत करना। दोनों साथ में बाजार जाती हैं। तभी रेखा की नजर एक लॉकेट वाले की दुकान पर पड़ती है। देख रेखा, उस कोने वाली दुकान पर वो लॉकेट कितने चमक रहे हैं। क्यों ना हम अपनी बच्चियों के लिए एक जैसे दिखने वाले लॉकेट ले लें, जिससे वो बहुत खुश होंगी। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो रमा। ये लॉकेट कितने अनोखे हैं। चलो, हम इन्हें अपनी बेटियों के लिए खरीद लेते हैं। अरे भैया, ये लॉकेट कितने के हैं? अरे बहन जी, ये कोई मामूली गहने नहीं है। ये एक अनोखी धातु से बने हैं और इसकी कीमत है 10 रुपए। ये लो भैया 20 रुपए और 2 लॉकेट दे देना। वह दोनों लॉकेट लेकर अपने घर जाती हैं और दोनों अपनी अपनी बेटियों को पहना देती हैं। अरे वाह माँ, ये लॉकेट कितना सुंदर है और इसमें लगा नीला पत्थर, ये तो और भी ज्यादा सुंदर है। हाँ सुमन, ये देखो, मेरा लॉकेट भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। मुझे तो इसकी चमक जादुई लग रही है। एक दिन सुमन के माता पिता किसी काम से बाहर जा रहे थे और वह रेखा से कहते हैं, सुनिए बहन जी, हमें किसी जरूरी कार्य से बाहर जाना है, तो हमारी बच्ची सुमन का ख्याल रखना। अरे भाई साहब, सुमन मेरी अपनी बेटी जैसी है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। सुमन बेटा, अपनी चाची की बात मानना। हम कल सुबह तक आ जाएंगे। जल्दी चलो रमा, हमें अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। रमा और रमेश दूसरे गांव के लिए जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में एक हादसे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रेखा, अनर्थ हो गया। रमेश और रमा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों मौके पे ही चल बसे। नहीं, ये झूठ है। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चाची, मेरी माँ को बुलाइए, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। चुप हो जा मेरी बच्ची, शायद किस्मत को यही मंजूर था। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ और यही तेरा घर है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो ना सुमन ठीक से खाती और ना ही पीती। अब तो बस अपने माता पिता को याद करते हुए रोती रहती। सुमन, कई दिन हो गए हैं, तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। चलो, हम जंगल की तरफ घूम कर आते हैं, इससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। मेरा मन अब किसी खेल में नहीं लगता राधा, पर तुम कहती हो तो मैं चलती हूँ। शायद मुझे थोड़ी शांति मिले। जिसके बाद वह दोनों जंगल की ओर जाने लगती हैं। देखो सुमन, हम जंगल के काफी अंदर तक आ गए हैं। यहाँ की शांति कितनी अजीब है, जैसे सारा जंगल सो गया हो। वह दोनों जंगल में घूम ही रही थी। तभी सुमन की नजर पेड़ के पीछे तांत्रिक पर पड़ती है। वो उन्हें इशारों में बुला रहा था। राधा, वो देखो, पेड़ के नीचे एक डरावना आदमी खड़ा है और वो तुम्हें बुला रहा है। सुमन, पता नहीं क्यों मेरा शरीर उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। मुझे बस एक बार उसे पास से देखना है। नहीं राधा, माँ कहती है यहाँ पर बुरी शक्तियों का डेरा है। चलो घर चलते हैं। सुमन,
मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, मैं यहीं बैठी हूँ। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करना और किसी की भी आवाज को मत सुनना। मैं बस अभी पानी लेकर आती हूँ। सुमन के जाने के बाद वह तांत्रिक राधा को अपने पास बुलाता है और राधा उसके वश में आकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आप कौन है? मैं इस गुफा में कैसे आई? मुझे जाने दीजिए, मेरी सहेली आती ही होगी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तेरी आत्मा मेरी कैद में है और तू मेरा ही हुक्म मानेगी। वह तांत्रिक एक बुरी आत्मा को बुलाता है और वह बुरी आत्मा राधा को अपने वश में कर लेती है। राधा देखो, मैं पानी ले आई। राधा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम कहाँ चली गई हो? ये कैसा सन्नाटा है? राधा, अगर तुम छुपकर मजाक कर रही हो तो बाहर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। सुमन राधा को हर जगह देखती है, लेकिन उसे राधा कहीं नहीं मिलती। उसे ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन राधा का कोई पता नहीं चला और वो निराश होकर वापस अपने घर लौट आई। अरे सुमन, तू अकेली क्यों आई है? और मेरी राधा कहाँ है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरा दिल बैठा जा रहा है। बता, राधा कहाँ है? चाची, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पानी लेने गई थी, जब लौटी तो देखा राधा वहाँ नहीं थी। ये तू क्या कह रही है? तूने उसे अकेला क्यों छोड़ा? अगर मेरी राधा को कुछ हुआ तो मैं राघव को क्या मुंह दिखाऊंगी? रोना बंद करो रेखा, मैं भी गांव वालों को लेकर जंगल जा रहा हूँ। मैं अब उसे ढूंढ कर ही लाऊंगा। गांव के कुछ लोग मसाले जलाकर जंगल में राधा को खोजने जाते हैं। बेटा राधा, अगर तुम हमें सुन रही हो तो बेटा बाहर आ जाओ। देखो, तुम्हारे पिता आए हैं। राधा। उन्हें काफी समय बीत गया, लेकिन तब भी राधा उन्हें नहीं मिली। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे राघव भाई, 4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन राधा का अब भी कुछ पता नहीं चला। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। मैं तो कहता हूँ हम सुबह आएंगे। मेरी बच्ची अंधेरे में अकेली होगी, पर तुम सही कह रहे हो, अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिखेगा। हमें घर लौटना ही होगा। जिसके बाद वह सब वापस अपने घर लौट जाते हैं। तभी अगले दिन रेखा अपनी बेटे की यादों में आंगन में उदास बैठी थी कि तभी वह देखती है कि सामने से राधा आ रही थी और जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। राघव देखो, हमारी राधा सही सलामत वापस आ गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ, मैं रास्ता भटक गई थी, अब आ गई हूँ। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। राधा, तुम आ गई। मैं बहुत डर गई थी। आओ अपनी गुड़िया के साथ खेलते हैं। हटो मेरे सामने से। मुझे इन मामूली सी खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा हाथ मत पकड़ना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी आवाज इतनी कड़वी कैसे हो गई? क्या जंगल में कुछ बुरा हुआ था? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राधा का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। ना वो किसी से बात करती और ना ही किसी से मिलती। फिर एक दिन, राघव, क्या तुमने गौर किया? राधा दिन भर अंधेरे में रहती है और उसकी आंखों की मासूमियत भी गायब हो गई है। हाँ रेखा, मैंने भी उसे देखा है। उसका तो पूरा व्यवहार ही बदल गया। ऐसे ही दिन पर दिन बीतने लगे। गांव में एक अदृश्य शक्ति आ चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे थे। फिर एक दिन, मुखिया जी, रामू का बेटा गायब हो गया। हमें लगता है हमारे गांव में हमारा कोई रहस्यमय शक्ति पीछा कर रही है। क्या? मुझे लगता है गांव पर कोई काली शक्ति का साया है। सभी गांव वालों से कह दो, सूरज ढलते ही घर के अंदर चले जाएं, वरना उनकी मौत के जिम्मेदार वही होंगे। चाचा, रात को राधा की परछाई दीवार पर बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी, जैसे वो राधा नहीं कोई और हो।
अरे राधा बेटा, वो तो तुम्हारा वहम होगा। वैसे भी पेड़ों की परछाई भी रात को दीवारों पर पड़ती है। एक दिन राघव के घर एक तांत्रिक आता है और उससे कहता है, राघव, गांव में जो मौतें हो रही हैं उन सब के पीछे तुम्हारी बेटी राधा का हाथ है। वही सबको मार रही है। महाराज ये क्या कह रहे हैं? वो तो 6 साल की बच्ची है, वो कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो आधी रात को खुद देख लेना। बस संभल कर रहना, वरना वो तुम्हें अपना शिकार बना लेगी। और हाँ राघव, एक और जरूरी बात, सुमन की जान खतरे में है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो 15 सालों के लिए किसी दूसरे गांव में भेज दो, क्योंकि राधा अगला शिकार उसे ही बनाने वाली है। 15 साल के लिए? अगर उसकी जान बचाने का बस यही रास्ता है तो मैं भारी मन से ये फैसला लूंगा। जिसके बाद वह साधु वहां से चला जाता है। रात के 2 बज रहे हैं। साधु महाराज की बातें भी कानों में गूंज रही हैं। क्या राधा सच में बाहर निकलेगी? कुछ समय बाद राधा अपनी जगह से उठती है और बाहर की ओर जाने लगती है। अरे ये राधा कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करना होगा। राघव राधा के पीछे पीछे जाने लगता है और जब वहां जाकर देखता है तो राधा एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देखकर राघव बहुत डर जाता है। साधु महाराज सही कह रहे थे, मेरी राधा पर किसी काली शक्ति का साया है। मुझे भागना होगा, वरना ये मुझे भी नहीं छोड़ेगी। बेटा सुमन, तुम मुझसे कोई सवाल जवाब मत करना। मैं तुम्हें 15 सालों के लिए अपने बड़े भैया के घर गांव में भेज रहा हूँ। वो भी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे जी, आपको ये क्या हुआ है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम सुमन के बिन 15 साल तक कैसे रहेंगे? नहीं, सुमन कहीं नहीं जाएगी। रेखा, तुम मेरी बात को समझो। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तुम मेरी बात मान जाओ, जिद मत करो। और बेटी सुमन, तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ पिताजी, इसके पीछे कोई कारण होगा। मुझे मंजूर है, आप मुझे दूसरे गांव भेज दीजिए। वैसे भी मैं वापस लौटकर तो आऊंगी ही। रेखा सुमन को आखिरी बार गले लगाती है और सुमन दूसरे गांव की ओर निकल जाती है। राघव भी सुमन के जाने से बहुत दुखी था, लेकिन राधा बहुत गुस्से में थी। अरे राधा बेटा, तू ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी है? मुझे पता है तुझे सुमन के जाने का बहुत दुख है ना। तुम्हें उसकी याद आ रही है ना? मुझे उसके जाने का कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे उसकी याद आ रही। वो यहाँ से अपनी मर्जी से गई है, मैंने थोड़ी ना भेजा है उसे। जाइए, मुझे भूख लग रही है, खाना लेकर आइए। अरे ठीक है बेटी, तो गुस्सा क्यों होती है? मैं तेरे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हुआ है, ये पहले तो ऐसी नहीं थी। अरे लोग तो यूं ही कहते हैं कि गांव में चुड़ैल का साया है, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई चुड़ैल नहीं दिखाई दी। और वैसे भी अगर वो मेरे सामने भी आ जाएगी तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। अरे बेटा, अरे इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो? जाओ घर में जाकर छिप जाओ, वो आती ही होगी। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेगी। अरे मेरी बात मानो तो मेरे घर पर ही रुक जाओ, कल सुबह होते ही चले जाना। अरे काका, अब आपकी उम्र हो गई है, इसीलिए आपका दिमाग काम नहीं करता। आप ही बैठिए छिपकर, मैं तो चला। वह व्यक्ति कुछ ही कदम चला था, तभी उसने अपने सामने एक भयानक से साया को देखा। अरे अरे तुम कौन हो? मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी रात को बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे माफ कर दो। क्यों, तुझे तो किसी से डर नहीं लगता ना? चल, आज मैं तुझे अपने मालिक के पास ले जाऊंगी। जब वो तेरी बलि देंगे तो तू भी उनका गुलाम बन जाएगा। जिसके बाद वह चुड़ैल उस आदमी को बेहोश करके घने जंगल की ओर ले जाती है। मालिक, आज मैं एक और बलि का बकरा लेकर आई हूँ। आपको इसके साथ जो करना है आप ही जानिए। बहुत अच्छे, लेकिन अभी हमें काफी सारे गांव वालों की जरूरत है। कम से कम 100 लोग और चाहिए। जिस दिन मैं इन सब की बलि दूंगा
मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान बन जाऊंगा। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। पता है भाई, कल रात को जब मैंने जंगल की ओर देखा तो मैंने देखा कि वह चुड़ैल एक गांव वाले को अपने साथ जंगल में ले जा रही है। मैं चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पाया, वरना वो मुझे भी मार देती। मैं ही तो क्या, पूरा गांव भी उसका सामना नहीं कर सकता। राघव बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सब कुछ जानते हुए भी मैं अनजान बन रहा हूँ। मुझे पता है सभी गांव वालों को मेरी बेटी ही मार रही है, पर अगर गांव वालों को सच्चाई पता चल गई तो वो मेरी बेटी को मार देंगे। राघव ने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा था। ऐसे ही 15 वर्ष बीत गए और इतना समय बीत जाने के बाद गांव के लगभग सारे लोग मर चुके थे। बस गिनती के कुछ ही लोग जीवित थे। सुमन अपने गांव में फिर वापस लौट आई, लेकिन गांव की हालत देखकर वह हैरान हो जाती है। अरे क्या हुआ है इस गांव को? इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई रहता ही नहीं हो। बेटी सुमन, तू आ गई। मैंने 15 वर्षों तक एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजारा है। मुझे तेरी बहुत याद आई और तूने मुझे याद किया या नहीं? अरे माँ, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। मैंने आपको, पिताजी को और राधा को हर रोज बहुत याद किया, लेकिन हम सब अब साथ रहेंगे। राधा, तेरा गुस्सा शांत हुआ या नहीं कि अब भी तू गुस्से में है? अरे सुमन, भला मैं तुझ पर गुस्सा क्यों करूँगी? हम दोनों तो बहनें हैं ना। अब आजा, मेरे गले नहीं लगेगी क्या? सुमन राधा को गले लगा लेती है। अरे सारा लाड़ प्यार बस यहीं दिखाओगी क्या? अरे उसे अंदर ले जाओ और पानी पिलाओ। राधा, आज हम दोनों एक साथ सोएंगे। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है और इस गांव के बारे में भी कुछ पूछना है। अरे हाँ सुमन, तुझे जो बात करनी है कर लेना और जो पूछना है तुम पूछ लेना। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अरे सुमन, हमने तुम्हारे लिए अलग से कमरा खाली करवाया है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाती? अरे पिताजी, अगर सुमन मेरे साथ सोना चाहती है तो आपको क्या परेशानी है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं सुमन को आधी रात को खा ही जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम दोनों सो जाओ। आधी रात को सुमन की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसके सामने एक भयानक सा साया खड़ा है और वो चिल्लाकर कमरे से बाहर आती है। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? अरे पिताजी, वो मैंने अपने सामने। अरे सुमन, तू कितनी डरपोक है। एक सपने को सच मानकर डर गई। मैं भी तो तेरे साथ थी, फिर भी तुझे डर लग रहा है। चल वापस सोने चलते हैं। अगले दिन राघव सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है और वो घबरा जाती है। हाँ जी, शायद इसीलिए राधा इतना अजीब व्यवहार कर रही थी, क्योंकि वो राधा नहीं कोई और है। अब क्या करें? मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, हम तीनों वहीं चलेंगे और राधा से कहेंगे कि हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर के नाम पर राधा हमारे साथ नहीं जाएगी और फिर हम एक तांत्रिक के घर चलेंगे। जिसके बाद वह तीनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। बाबा जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें? इस खतरे से निकलने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। असली खतरा वो चुड़ैल नहीं, उस जंगल में छुपा तांत्रिक है जो ये सब उस चुड़ैल से करवा रहा है। वह चुड़ैल उस तांत्रिक की गुलाम है, इसीलिए उसका कहना मान रही है। एक बार तांत्रिक मर जाएगा तो चुड़ैल भी आजाद हो जाएगी। हो सकता है तांत्रिक के मर जाने के बाद तुम्हारी राधा बेटी की भी जान चली जाए। बाबा जी, मेरी राधा तो उसी दिन मर गई थी जब वह जंगल में गायब हुई थी। ये तो बस उसका साया है। नहीं पिताजी, ये काम मैं करूंगी। मैं राधा को कुछ नहीं होने दूंगी। एक बार आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए। राधा मेरी बहन है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। ठीक है सुमन बेटा, हमें तुम पर भरोसा है। तुम जरूर इस गांव को उस चुड़ैल से आजाद करवाओगी। जिसके बाद सुमन घने जंगल की ओर निकल जाती है, लेकिन ये बात तांत्रिक को पता चल जाती है और वह सुमन को मारने के लिए राधा को भेजता है। ये जंगल कितना डरावना है और रात के समय तो ये पूरा सुनसान लगता है। आज मैं अपनी बहन राधा को उस चुड़ैल से आजाद करवाऊंगी। तभी सुमन के सामने राधा आ जाती है
और सुमन का गला पकड़ लेती है। राधा, राधा होश में आओ बहन। याद कर, हम दोनों पहले कितनी पक्की सहेली थे, लेकिन नियति ने हमको बहन बना दिया और मैं आज बहन तेरे लिए इस मौत के कुएं में आई हूँ। होश में आ बहन। राधा के आंखों में आंसू थे। उसे अपने बचपन की मित्रता याद आ जाती है और चुड़ैल उस पर हावी नहीं हो पाती। सुमन, भाग जा यहाँ से, समय बहुत कम है। तुझे जो करना है जल्दी कर, मैं ज्यादा देर तक चुड़ैल को नहीं संभाल सकती। कहाँ है वो कांच की बोतल? अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो वो चुड़ैल मुझे ढूंढ लेगी। तभी सुमन को वह बोतल दिख जाती है और सुमन उसके पास जाकर उसे उठा लेती है। तभी वहाँ चुड़ैल और तांत्रिक आते हैं। मूर्ख लड़की, तूने क्या सोचा? तू इस बोतल को फोड़कर मुझे मार देगी? राधा, जाओ इसे मार दो। वह चुड़ैल जैसे ही सुमन की ओर आती है, सुमन बोतल को जमीन पर दे मारती है और बोतल के टूटते ही तांत्रिक भी मर जाता है और राधा बेहोश हो जाती है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तांत्रिक तो मर गया, अब मेरी बहन भी आजाद हो जाएगी। धन्यवाद राधा, तुमने मुझे इस तांत्रिक की कैद से आजाद किया है। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।